हेलो फ्रेंड्स, हम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस कौन सी होती हैं उन दोनों को अच्छे से डिफरेंशिएट किया था और एकदम डीप से क्लियर किया कि इनके दोनों के बीच में आपस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। अब तक की वीडियोस में आपको ये पता चल गया कि प्रोसेस क्या होती है। कोई भी प्रोग्राम है उसको प्रोसेस कब बोला जाता है, तो जब तक वो प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है वो बोला जाएगा प्रोग्राम। जैसे ही वो प्रोग्राम हमारी रैम मेमोरी में आ जाएगा, रैम मेमोरी में आते ही सबसे पहला काम क्या होगा, उसका पीसीबी क्रिएट होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और पीसीबी जब किसी प्रोग्राम का क्रिएट हो जाएगा उसका मतलब ये होता है कि अब वो प्रोग्राम प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा। प्रोसेस कहाँ पे रन होगी, तो प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट होगी वो हमेशा रैम मेमोरी का यूज़ करेगी और पीसीबी को भी हम कहाँ पे जगह देंगे, रैम में ही जगह देंगे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। पीसीबी का भी मैंने आपको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया था। हर प्रोसेस का अपना एक अलग पीसीबी होता है। जैसे प्रोसेस 1 का एक अपना अलग पीसीबी होगा, प्रोसेस 2 का भी एक अपना अलग पीसीबी 2 होगा। ऐसे क्या होता है, जितनी भी प्रोसेस के ऊपर हमें काम करवाना है वो सब प्रोसेस यहाँ पे आती जाएंगी। प्रत्येक प्रोसेस का अपना अपना अलग अलग पीसीबी बनता जाएगा। पीसीबी हम किसके लिए बनाते हैं, तो एक्चुअल में इसको सीपीयू के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि जब सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग करे, मल्टी प्रोग्रामिंग के टाइम पे सीपीयू को एक समय पे बहुत सारी प्रोसेस पे काम करना पड़ता है। एक है प्रोसेस P1 और एक है प्रोसेस P2। प्रोसेस P1 जब आई सीपीयू के पास में तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवाने थे बहुत सारे पेपर। मान लेते हैं 1000 पेपर प्रिंट करवाना है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सीपीयू ने क्या किया, इस प्रोग्राम को शिफ्ट कर दिया प्रिंटर के पास में और खुद स्विच हो गया कहाँ पे, P2 पे। P2 का काम करना शुरू कर दिया, P2 ख़त्म हो गया तो इसने सीपीयू ने क्या किया, P3 पे काम करना शुरू कर दिया, P3 भी ख़त्म हो गया, सीपीयू ने P4 पे काम करना शुरू कर दिया। इतने में क्या हुआ कि ये प्रिंट पूरे हो गए और P1 आया सीपीयू के पास कि अब मुझे प्रिंट करो। तो सीपीयू को ये पता होना चाहिए कि जब ऑलरेडी कोई प्रोसेस सिस्टम में थी और उसे मैंने कोई काम पे लगा रखा था, जब वो वापस आएगी, इस कंडीशन में सीपीयू के पास कोई डेटा होना चाहिए जिसमें से देखकर वो ये पता लगा सके मैंने इसको एक्चुअल में काम क्या दिया था और इसने वो काम पूरा किया या नहीं किया। वो सब चीज़ें स्टोर करने के लिए ही सीपीयू पीसीबी का यूज़ करता है। पीसीबी में एक्चुअल में डेटा क्या क्या था, प्रत्येक प्रोसेस को एक आईडी दी गई थी जिसको बोला जाता है प्रोसेस की आईडी। ये आईडी बिल्कुल यूनिक होती है। पीसीबी में अपने रजिस्टर भी होते हैं जिसमें डेटा को रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एपीसी करके एक रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। इस रजिस्टर में हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखते हैं। मतलब पीसीबी में भी बहुत सारी डिटेल होती हैं, वो भी हम थोड़ा और आगे वीडियो में देखेंगे। अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो सब की सब पीसीबी में सेव होती है। पीसीबी का यूज़ सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो जैसा हमने देखा ना कि यहाँ पे तो प्रोसेस P1 को सीपीयू ने टाइम दिया और उसने उसको काम पे लगा भी दिया कि वो प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करना स्टार्ट कर दे। और जब उसको पता चला कि प्रिंट होने में अभी टाइम लगेगा तो सीपीयू इस प्रोसेस को लीव कर देता है। लीव करते टाइम पे वो प्रोसेस क्या कर रही थी, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। तो ये स्टेट हो गई हमारी रनिंग स्टेट। P1 जो है वो अभी हाल फिलहाल सीपीयू के ऊपर रन कर रही थी, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो रनिंग स्टेट में है। और जैसे ही सीपीयू ने इसको बाहर भेजा तो ये कहाँ पे आ गई, वेटिंग स्टेट में। वेटिंग स्टेट में मतलब अगर आपको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम है तो आप सीपीयू के अंदर बैठ के काम नहीं करोगे, आप बाहर आके अपना काम करोगे। इनपुट आउटपुट स्टेट को हम बोलते हैं वेटिंग स्टेट। तो ये डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, उनको हम आज अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस को अपने पूरी लाइफ में, भाई जब तक आपने क्या किया, डबल क्लिक करके गाना चलाया, अब गाना जब तक चलेगा 5 मिनट का तो उसकी एक लाइफ साइकिल कितने मिनट की है, उसका जीवन काल 5 मिनट का है। उसको उस समय में किस किस स्टेज से निकलना पड़ेगा वो सब हमें देखना है आज। उन पूरी चीज़ों को हम पिक्चर के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आप एकदम अच्छे से क्लियर करके चलना, क्योंकि आज का जो ये डायग्राम होगा
ये आपको आगे आने वाले टाइम में कम से कम 5-6 वीडियो तक हेल्प करेगा सारी चीज़ों को समझाने के लिए। इसे अगर आप अच्छे से करोगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब प्रोग्राम रखा हुआ होता है हार्ड डिस्क में, उसे हम बोलते हैं न्यू। मैं साथ साथ में ये भी बताती जाऊंगी आपको, जब कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो वो स्टेट एक्चुअल में कहाँ पे पड़ी होगी, हार्ड डिस्क में या रैम में, क्योंकि मेमोरी हमारे पास दो ही है, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। तो इन दोनों मेमोरी को भी हम क्लियर करके चलेंगे, इससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जब डबल क्लिक किया वो गाना कहाँ पे रखा हुआ था, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, आपकी हार्ड डिस्क में। ये न्यू स्टेट जो होती है वो होती है हार्ड डिस्क में। मान लेते इस समय आपने डबल क्लिक किया, करते ही वो प्रोग्राम जो है वो चला जाता है रेडी स्टेट में। डबल क्लिक करते ही हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि उसका पीसीबी बनेगा, और पीसीबी बनते ही वो प्रोग्राम प्रोसेस कहलाएगा, और प्रोसेस वो कहलाने के बाद कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, रैम में। तो जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस स्विच हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ अब आपका ये जो प्रोग्राम है वो कहलाएगी प्रोसेस। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्रोसेस, और एक्चुअली में रेडी स्टेट रखी हुई होती है, रेडी स्टेट होती है रैम मेमोरी के अंदर। इस समय पे क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, प्रोग्राम का पीसीबी बन चुका है, रैम मेमोरी में प्रोसेस आ चुकी है, और ये जो आपको न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने में जितना भी समय लगा, इस समय को हम बोलते हैं अराइवल टाइम। किसी किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनसे हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा वो, और मोस्टली चांसेस हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर थोड़ा सा लेवल हाई जाएगा तो सीपीयू शेड्यूलिंग में से क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है। न्यू स्टेट से जब रेडी स्टेट में कोई प्रोग्राम जाएगा या कोई प्रोसेस जाएगी, उस समय को हम बोलते हैं अराइवल टाइम। ये नाम आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखने हैं, अराइवल टाइम का मतलब क्या होता है और अराइवल टाइम किस जगह पे हमने यूज़ किया था। अब देखो, जो जो प्रोग्राम रन होना चाहते हैं वो सब यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमें भी रन होना है। और दूसरी चीज़ ये कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मैंने ये बताया था, जो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहती हैं वो सब रेडी क्यू में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये नहीं मान रहे कि सिर्फ एक प्रोसेस है, यहाँ पे P1, P2, P3, P4 बहुत सारी प्रोसेस बैठी हुई हैं, और वो वेट कर रही हैं सब किसका, सीपीयू के समय मिलने का। जैसे ही इनको समय मिलेगा सीपीयू का, ये अपना काम करना शुरू कर देगी। हालांकि ये टाइम जो होता है वो कुछ नैनो सेकंड का, कुछ सेकंड का टाइम होता है, बट हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में इसके बैकएंड पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हमारे द्वारा दी जाती हैं। रेडी स्टेट से अभी तक हमने हमेशा बात की थी कि सीपीयू के पास में किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करके भेजा जाएगा, और ये काम होता है एक शेड्यूलर का। शेड्यूलर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये काम होता है रेडी स्टेट से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू के पास में भेजना, ये काम होता है शेड्यूलर का। और जब वो प्रोसेस सेलेक्ट होके सीपीयू में चली जाएगी तो सीपीयू उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। रेडी स्टेट से अगर स्टेट की बात करें तो रेडी स्टेट से जब वो सीपीयू के पास जाएगी, इस स्टेट को हम बोलते हैं रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मतलब इस स्टेट में जाते ही प्रोसेस रन होना शुरू कर देगी। बट अगर उसे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसका कोई पेंडिंग है तो सीपीयू उस प्रोसेस को उठा के क्या करेगा, वेटिंग स्टेट में डाल देगा, या फिर उसे ब्लॉक स्टेट में डाल देगा। इसीलिए इसका नाम कहलाता है वेटिंग स्टेट या फिर ब्लॉक स्टेट। और यहाँ पे जब किसी प्रोसेस को भेजा जाता है, इसका मतलब उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट काम अभी करना है, वो अपना इनपुट आउटपुट वर्क को कंप्लीट करने के लिए इस स्टेट में डाल दी गई है। अब इस स्टेट में वो जो प्रोसेस होगी पर्टिकुलर, जैसे मान लेते हैं P1 प्रोसेस थी, उसको भेज दिया था सीपीयू ने प्रिंट करवाने के लिए। ये प्रोसेस जैसे ही अपना काम ख़त्म करेगी, अब ये जाएगी कहाँ पे, तो इसका रास्ता वापस सीपीयू के पास नहीं होगा, इसका रास्ता वापस से कहाँ पे होगा, रेडी स्टेट में।
वेटिंग स्टेट से जैसे ही वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरा कर लेगी, वो वापस चली जाएगी रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट में जाने के बाद वो वापस उस लाइन में लग जाएगी और उस प्रोसेस को शेड्यूलर के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। जब उसका नंबर आएगा तब उसको दोबारा सीपीयू मिलेगा। तो जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस को हम वेटिंग स्टेट से भेज देंगे रेडी क्यू में या रेडी स्टेट में। बट एक कंडीशन ये मानते हैं कि वो प्रोसेस पूरी हो गई थी, उसे सीपीयू ने पूरी एग्जीक्यूट कर दिया, तो हम रनिंग स्टेट से उस पर्टिकुलर प्रोसेस को भेज देंगे टर्मिनेट स्टेट में। अभी तक हमने कितनी स्टेट देख ली? यहाँ तक हमने अभी 5 स्टेट हमारी पूरी कर ली। न्यू स्टेट वो थी जो हार्ड डिस्क में थी। जब हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो प्रोसेस पर्टिकुलर न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आई। आने में जो टाइम लगा उसको हमने बोला अराइवल टाइम। फिर रेडी स्टेट में बहुत सारी प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को सीपीयू दिया जाएगा, वो सेलेक्ट करने का काम है शेड्यूलर का। तो इस जगह पे जब इतनी सारी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, इसीलिए इस स्टेट में हम एक और टाइम कैलकुलेट करते हैं, वेटिंग टाइम। जब P1, P2, P3, P4 सीपीयू के टाइम का वेट कर रही होगी तो उनको कुछ समय तो वेट करना पड़ेगा, और उस वेट करने वाले टाइम को भी हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना वेट करना पड़ेगा, कितने सेकंड वेट करना पड़ेगा या कितने मिनट वेट करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। रेडी स्टेट रखी हुई होती है कहाँ पे? रैम में। फिर हम बात करते हैं रनिंग स्टेट की। तो रनिंग स्टेट की भी अगर बात करें कहाँ पे होती है, तो रैम में होती है इसका डेटा भी, और वेटिंग स्टेट का डेटा भी कहाँ पे होता है? रैम में। स्टेट हमने देखी है 5 और टाइम देखे हैं हमने 2। एक होता है अराइवल टाइम, जब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस आएगी तो अराइवल टाइम। रेडी स्टेट में जब प्रोसेस बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, उन सबको वेट करना पड़ेगा सीपीयू के टाइम का, उसको हमने नाम दिया वेटिंग टाइम। और ये मान लेते हैं कि कोई प्रोसेस P1 थी, उसको अब सीपीयू मिला, मिलते ही उसका बर्स्ट टाइम शुरू हो जाएगा। इसको हम बर्स्ट टाइम भी बोलते हैं, इसको हम रनिंग टाइम भी बोलते हैं। इससे हम एक और इम्पॉर्टेंट नाम है इसका, इसे हम सीपीयू टाइम भी बोलते हैं। वह टाइम जो एक्चुअल में उसके एग्जीक्यूशन में लगना है, सीपीयू को इतना टाइम तो इस प्रोसेस को देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो 2 बजे हमने कोई प्रोसेस को क्लिक किया, क्लिक करते ही 2 बजे वो आ गई रेडी स्टेट में, तो उसका अराइवल टाइम क्या हुआ? 2 बजे का। अब वो वेट कर रही है रेडी क्यू में। ये मानते हैं कि 2:30 बजे तक उसका टाइम नहीं आया, उसे सीपीयू नहीं मिला, तो वो प्रोसेस अभी वेट कर रही है सिर्फ। उसका वेटिंग टाइम कितना हो गया? 30 मिनट का। और अब एक्चुअल में वो गाना 5 ही मिनट का था, तो उसका बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा? 5 मिनट। अगर वो 5 मिनट अपने पूरे करके चली गई तो बढ़िया है, बट अगर उसने अपने 5 मिनट पूरे नहीं किए, उसका कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पेंडिंग रह गया, तो वो कौन सी वाली स्टेट के अंदर आ जाएगी? प्रोसेस वेटिंग स्टेट में। और यहाँ पे उसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने में जितना टाइम लगेगा वो होता है IO टाइम। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हम इन टाइम्स के बारे में दोबारा और अच्छे से करेंगे। ठीक है, आपको इस डायग्राम में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये डायग्राम आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा बुक्स में अगर आप देखोगे। तो अब इस डायग्राम को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। न्यू स्टेट कहाँ पे होती है? हार्ड डिस्क के अंदर। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने वाला टाइम क्या कहलाता है? अराइवल टाइम। अब रेडी स्टेट में जब कोई प्रोसेस आ जाएगी तो बहुत सारी प्रोसेस जब यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, उन सबको वेट करना पड़ता है। इसीलिए रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस अगर कोई वेट करे, उसे हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। शेड्यूलर किसी एक प्रोसेस को शेड्यूल करेगा या डिस्पैच करेगा सीपीयू के पास में। रनिंग स्टेट कहाँ होती है? यहाँ पे ही सीपीयू बैठा हुआ होता है। सीपीयू के द्वारा दिए गए टाइम को हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम, या फिर हम इसको एक नाम से और जानते हैं, सीपीयू टाइम, रनिंग टाइम। इस स्टेट को कहते हैं रनिंग स्टेट, और ये स्टेट भी होती है हमारी रैम में, रेडी स्टेट भी होती है रैम में। इसके बाद एक कंडीशन होती है कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होते ही वो बाहर हो जाएगी सिस्टम से, टर्मिनेट हो जाएगी। बट सेकंड कंडीशन ये कि अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई तो उसे अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए ब्लॉक स्टेट में या वेटिंग स्टेट में आना पड़ेगा। यहाँ का वेटिंग टाइम अलग होता है, उसे हम क्वेश्चंस में देखेंगे।
बट वेटिंग कंप्लीट करते ही वो वापस चली जाती है रेडी क्यू में और वापस से उसे शेड्यूलर क्या करेगा, उसका नंबर आने पे शेड्यूल करके सीपीयू के पास भेजेगा और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। अभी मैंने आपको सिर्फ इतनी ही स्टेट बताई है, आपको सिर्फ ये ही ध्यान रखनी है। इन्हीं चीज़ों को आप अच्छे से डाइजेस्ट करो, इनको समझो, इसके ऊपर थोड़ा टाइम दो, इन सब टाइम के बारे में पढ़ो कि अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, बस टाइम। ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि अगर कोई प्रोसेस चाहती है एग्जीक्यूट होना तो उसे मूव कर दिया जाएगा न्यू स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर। ओनली वन प्रोसेस सेलेक्टेड फ्रॉम रेडी स्टेट एंड मूव टू रनिंग स्टेट। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही प्रोसेस को सेलेक्ट किया जाएगा रनिंग स्टेट में भेजने के लिए, और सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, रेडी स्टेट से। एक टाइम पे सिर्फ रनिंग स्टेट में एक ही प्रोसेस जा सकती है, क्योंकि रनिंग स्टेट में काम कौन कर रहा होता है, सीपीयू। अगर कोई भी प्रोसेस रनिंग कंडीशन के अंदर है और उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसे क्या करते हैं, मूव कर दिया जाता है रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट के अंदर। ये इतनी चीज़ें आप अच्छे से देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।